नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन की लड़ाई अब और बड़ी हो गई है। अभी तक जंग इस बात की थी कि इतने कम समय में जांच क्यों और कैसे की जा रही है, लेकिन अब लड़ाई एक कदम और आगे निकल गई है। वोटर वेरिफिकेशन को लेकर अलग अलग थियोरियां तैर रही हैं। एक तरफ जांच के दौरान इंटरनेशनल वोटर्स मिलने का दावा किया जा रहा है। बड़ी संख्या में इंटरनेशनल वोटर्स यानी सो कॉल्ड बांग्लादेशी, नेपाली और म्यांमार के वोटर्स मिलने के दावे पर सियासी तूफान मचा हुआ है। लेकिन सवाल है कि अगर कुछ ऐसा मिला है तो इलेक्शन कमीशन सबूत देश के सामने क्यों नहीं रखता? दूसरी तरफ विरोधी पार्टियां हैं जो चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया को ही सवालों के घेरों में ला रही हैं, जबकि आयोग का ये संवैधानिक अधिकार है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। तो क्या इस वजह से सिर्फ इसे रोक दिया जाए कि मोदी विरोधी पार्टियां ऐसा नहीं होने देना चाहती, भले ही राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ ही क्यों ना हो जाए? और सबसे बड़ी बात, वोटर लिस्ट में ही हेराफेरी क्यों ना हो जाए? भले मोदी को हराने के लिए सो कॉल्ड रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, नेपाली का वोट लेना पड़े, इससे भी परहेज नहीं किसी को। वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का अभियान अब अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है। इस प्रक्रिया में अब सिर्फ 10 दिन बचे हैं। बिहार में 7 करोड़ 90 लाख मतदाताओं में से 6 करोड़ 81 लाख 67,861 मतदाताओं ने अपने गणना फॉर्म जमा करा दिए हैं। ये आंकड़ा कुल मतदाताओं का करीब 90% पहुंच भी चुका है। वोटर वेरिफिकेशन पर बड़ा अपडेट ये है कि अब तक की जांच में लगभग 1.59% मतदाता मृत पाए गए हैं। लगभग 2.2% जो हैं वो स्थायी रूप से अपना निवास स्थान बदल चुके हैं और लगभग 1% लोग इन जगह एक से अधिक जगहों पर रजिस्टर्ड पाए गए हैं, यानी डुप्लीकेट वोट। कुल मिलाकर ये आंकड़ा 4.5% पहुंचता है और संख्या के लिहाज से देखें तो ऐसे कुल मतदाताओं की संख्या तकरीबन 36 लाख से ज्यादा बैठती है। तो साफ है कि ऐसे 36 लाख से ज्यादा मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट में कटना तय माना जा रहा है। अगर ये 36 लाख से जैसे वोट हैं ये कट जाएंगे तो सबसे बड़ा सवाल है कि किसका वोट बैंक खिसकेगा, क्योंकि 4.5% वोट फर्क पड़ जाए तो सरकारें इधर की उधर हो जाती हैं। कहा यह भी जा रहा है कि सिर्फ बिहार में इस कांट छांट के बाद 52 सीटों पर कांटे का मुकाबला हो जाएगा। तो सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि अगर वोटर वेरिफिकेशन का असर बिहार में 52 सीटों पर है तो यूपी, असम, बंगाल में क्या होने वाला है? लड़ाई अब वहां भी है और यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है, क्या होगा आगे? दर्शकों, आज एक और ऐसी खबर आई है जो चौंकाने वाली है। असम, जहां मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा एसआईआर से पहले एनआरसी होने की बात कर रहे हैं, वहां से अपडेट है कि असम में 15 जिले मुस्लिम बहुल हो चुके हैं। दावा यह है कि आजादी के बाद असम में एक भी जिला मुस्लिम बहुल नहीं था। At the time of independent, there was not a single district that was Muslim majority. Now 15 district is already Muslim majority. So it is a very alarming situation in Assam. So very scientifically and tactically they are infiltrating people from lower Assam to middle Assam to upper Assam. असम में 15 जिलों में आजादी के बाद मुस्लिम वोटर्स डोमिनेट कर रहे हैं, तो बिहार में इलेक्शन कमीशन सूत्रों का दावा है कि जांच में बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक भी मिले हैं। इसमें पड़ोसी देश नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार से आए लोग
शामिल हैं जिनके ऊपर शक है कि उन्होंने आधार कार्ड और दूसरे फर्जी डॉक्यूमेंट्स के जरिए अपनी वोटर आईडी बनवा ली है। शायद इलेक्शन कमीशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ऐसी लिस्ट पब्लिक डोमेन में भी रखना चाहेगा। फिलहाल ऐसी बातें सूत्रों के हवाले से पता चली हैं और मीडिया ने उन्हें सामने रखा है। बिहार में आरजेडी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव ने सुनते ही आग बबूला हो जाते हैं। वो ओवैसी एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं। कांग्रेस इस पूरी प्रक्रिया से बहुत परेशान है। सुनिए आज किसने क्या कहा। दो गुजराती आके बताएगा कि बिहार में कौन वोट करेगा, कौन तय करेगा हमारा वोटर लिस्ट। अवैध वोटवा से 3 बार तू प्रधानमंत्री बन गए, तब फर्जी नहीं था। बिहारी नहीं, इस देश के गरीब, मजदूर, दलित, पिछड़ों, आदिवासियों के खिलाफ चुनाव आयोग का सबसे बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि एसआईआर के माध्यम से जो अभी बिहार में किया जा रहा है वो लोगों की सबसे बड़ी ताकत, वोट देने की ताकत को छीना जा रहा है। असलियत यह है कि जो डींगे हाकी जा रही है कि 80% वोट फॉर्म आ गए, उसकी असलियत ग्राउंड रिपोर्ट से खुल रही है। आप क्यों कर रहे हैं? आपको राइट ही नहीं है। इसीलिए तो मैंने कहा था कि ये बैकडोर एनआरसी ना हो जाइए। तो ये इस तरह करके ही आप लोगों में गलत मैसेज दे रहे हैं। और फिर बिहार का इंटेंसिव चुनाव जैसा हो रहा है, भाई नवंबर में चुनाव होगा, तो आप क्यों गरीबों को, खासतौर से सीमांचल के लोगों को पावरलेस बनाना चाहते हैं? आपने सुना, इंडिया ब्लॉक की पार्टियां पूरे वोट रिवीजन पर ही सवाल उठा रही हैं, लेकिन उन्हें जहां ये सूट करता है वहां वो इसकी मांग भी कर रहे हैं। सुनिए अबू आजमी को, जो महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, मुस्लिम चेहरा हैं, वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में वोटर रिवीजन होना ही चाहिए। सुनिए अबू आजमी। आने वाला जो बिहार का इलेक्शन हो या दूसरा कोई भी इलेक्शन हो, साफ सुथरा इलेक्शन हो, ये इलेक्शन कमीशन को तय करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन किसी के पास किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं चाहूंगा कि इस इलेक्शन के पहले इसकी पूरी जांच होना चाहिए। इसमें किसी ने भी गलत नाम डाला उसको काटना चाहिए और गलत नाम डालने वाले अधिकारियों को सजा भी होना चाहिए। ऐसे में पब्लिक सवाल पूछ रही है। सवाल नंबर 1, बिहार में अगर 35 लाख बोगस वोटर्स हटेंगे तो फिर यूपी बंगाल में कितने बोगस वोटर्स हटने वाले हैं। सवाल नंबर 2, बिहार और बाकी देश में वोट रिवीजन बैकडोर एनआरसी महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी की डिमांड क्यों कर रही है? तब क्या बैकडोर एनआरसी नहीं है? और सवाल नंबर 3, असम से बंगाल तक वोटिंग डेमोग्राफी में बड़े बदलाव के पीछे सो कॉल्ड इंटरनेशनल वोटर्स क्या बड़ी वजह है? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रही हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा, अनंत विजय वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, अश्विनी कुमार मिश्रा कांग्रेस के नेता मेरे साथ है, कंचन यादव जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, विवेक श्रीवास्तव पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरे साथ यहां स्टूडियो में है। लेकिन पहला सवाल वारिस पठान एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता से पूछना चाहती हूं। अब पूछना यह चाहती हूं आपसे वारिस पठान जी कि आप मुंबई से आते हैं, वहां पर आपके दोस्त अबू आजमी साहब कह रहे हैं कि यहां पर होनी चाहिए एसआईआर, महाराष्ट्र में भी, बिहार में भी, वहां, और वो भी मुसलमान हैं, शायद आप सर्टिफाई कर देंगे, लेकिन उन्हें वहां पर बैकडोर एनआरसी नहीं लग रही। बिहार में बैकडोर एनआरसी आपको क्यों लग रही है? क्योंकि वो कहते हैं दोनों जगह होना चाहिए। अब ये आपस में आप तय कर लीजिए कि ये बैकडोर एनआरसी है या नहीं है। देखिए नविका जी, मैं उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, प्रवक्ता नहीं हूँ, उनके विचार है। मैं अपनी पार्टी की बात रखता हूँ और अपनी बात रख रहा हूँ आपके सामने। बात नंबर 1 तो ये है कि एसआईआर जो स्टार्ट में किया था इन लोगों ने, तब हमने क्या कहा था, आप करिए, मगर उसकी जो प्रतिक्रिया करने के पहले आपने एक भी पॉलिटिकल पार्टी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, किसी से चर्चा भी नहीं की थी आपने, और आपने जो टाइम लिमिट फिक्स किया था उसमें प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था कि आप इतने वक्त के अंदर पूरा के पूरा जो ये कंप्लीट कर दे। हमारी पार्टी सबसे पहले जिसने कहा था कि एसआईआर की वजह से पहले ये बैकडोर एंट्री होगा एनआरसी का, और अब देखिए क्या हो रहा है।
बात नंबर 3 ये कि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जो है ये ईसीआई, इसको अधिकार नहीं है कि नागरिकता तय करे। ये कौन होता? तो ये डाल दिया सूत्रों के हिसाब से हमको मिल रहा है। ये कौन से सूत्र है भाई? कहीं ये वही तो सूत्र नहीं है कि जो इसने बोल दिया था कि भारत ने इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया? कौन है सूत्र? सूत्र को क्या अधिकार है इस तरह की बकवासबाजी करने का? और अब देखिए इन्होंने क्या कहा कि एक ये मिल गया, वो मिल गया। अरे भाई साहब, 2019 में बीजेपी के मंत्री ने सदन में खड़े होकर कहा कि 2016, 17, 18 कोई भी हमको फॉरेन नेशनल नहीं मिला, क्या करेंगे आप? अगर सेकंड नंबर बात ये भी सोचो कि जो बोल रहे कि इतने सारे बांग्लादेशी घुसपैठ घुस गए, रोहिंग्या वाले घुस गए, म्यांमार से लोग घुस गए। अरे भाई साहब, बॉर्डर के ऊपर मोस्ट ऑफ द स्टेट्स तो बीजेपी रूल्ड है और आप तो 11 साल से सत्ता के अंदर हो, तो आप क्या सो रहे थे? आपकी जवाबदारी नहीं बनती थी कि आप जो इन्फिल्ट्रेशन जो हो रहा है उसको रोके? बस नहीं। अब यहाँ पे क्या हो गया कि 35 लाख सोर्सेज से आपके माध्यम से समझ में आ रहा है कि 35 लाख वोटरों के नाम इन लोगों ने ऑलरेडी हटा दिए। तो अब ये बात है कि जो 2024 का चुनाव आया था, बिहार में लोगों ने वोट दिया। अगर फेक वोटर की वजह से मोदी जी और एनडीए की तो सरकार सत्ता में, उनकी वजह से अगर ये जीते तो उनको बोलना चाहिए हाँ कि भाई हम फेक वोटर की वजह जीते, और अपने आप को हट जाना चाहिए सरकार से। इसका कोई जवाब है क्या आपके पास? और आगे भी बीएलओ की क्या प्रतिक्रिया है, किस हिसाब से किसी को फॉरेन नेशनल डिक्लेयर करे, ये नहीं मालूम। अगर नागरिकता का जिसको डिसाइड करने का अधिकार है वो तो होम मिनिस्ट्री है। अब होम मिनिस्ट्री के पैर के अंदर ये घुसना ऐसी है कि ईसीआई पकड़ के बोलेगा तुम बंगाली है, तुम ये है, तुम ये है। अब ये जो 35 लाख वोटर को इन्होंने बोला कि फेक है, इनके नाम गलत है, कुछ लोगों ने डबल आधार कार्ड बना दिए, ट्रिपल काम कर दिया, इनकी सिटीजनशिप भी ले लेंगे, इनका पासपोर्ट भी चला जाएगा, इनका राशन पानी बंद कर देंगे, तो सरकार इन लोगों के बारे में क्या करने वाली है? प्रावधान है सरकार के पास? कुछ नहीं। तो ये सब सारी जो चीजें की जा रही है नाविका जी, तो इलेक्शन कमीशन, आपके दो बड़े बड़े सवाल हैं और उसमें मैं बता दूं आपको, टाइम लिमिट में इतना डर था। 90% हो गया महाराज, अभी 11 दिन बाकी हैं, 90% हो गया है, तो आप किस बात से डर रहे हैं? नंबर 2, आपका बड़ा सवाल है कि ये नागरिकता चली जाएगी। वो नागरिकता नहीं देख रहे, वो बोनाफाइड वोटर हो सकता है या नहीं हो सकता है यही देख रहे हैं, क्योंकि वोट करने का अधिकार सिर्फ इंडियन सिटीजन को है। इसीलिए ये काम इलेक्शन कमीशन के दायरे में है और ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मना नहीं किया जो आप मना कर रहे हैं। लेकिन कंचन यादव जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि किशनगंज में मुस्लिम आबादी लगभग 68% है, लेकिन वहां पर आधार कार्ड 126% है। यानी कि जो वहां की, मैं आ रही हूं वारिस भाई, आ रही हूं, अभी रैली नहीं है ना, डिबेट है। तो कंचन यादव जी, किशनगंज की बात कर रही हूं, 68% वोट है, वहां 126% आधार कार्ड है। अगर अररिया में मुसलमान देखे जाएं तो 50% है, 123% के आधार कार्ड है। और कटिहार में 45% मुसलमान है तो 123% आधार है। पूर्णिया में मुसलमान लगभग 40% है, 121% आधार कार्ड है। तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ तो है ना, तो ये गड़बड़ ठीक नहीं होनी चाहिए। नाविका जी, आपको किस सूत्रों के हवाले से पता चला है कि ये जो बढ़ा हुआ आधार कार्ड है वो जो 60% मुसलमान है उन्हीं के हैं? आपको किस सूत्रों के हवाले से पता चला? हो सकता है हिंदुओं के हो, नहीं हो सकता है हिंदुओं के हो, लेकिन पॉपुलेशन क्योंकि पॉपुलेशन से ज्यादा आधार कार्ड है तो चेक करना तो बनता है। मुझे सचमुच सरोकार नहीं है कि वो भारतीय हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, पर मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। लेकिन 123% अगर आधार कार्ड है तो दिक्कत तो है। नहीं नाविका जी, देखिए आप हमारे बीच में बोल दी तो आप हमें एक्स्ट्रा टाइम देंगे, ठीक है? और आपने वहां मुसलमान है इसलिए वो ज्यादा बन गया इसलिए बोलिए। आप 2023 में इसी UIDAI का नंबर है, इसने आधार से निकाला था, मैंने आपके भी चैनल पे बताया था। दिल्ली में 213 लाख पॉपुलेशन बताया था, आधार कार्ड की संख्या 227 लाख बताई थी। तो ये सिर्फ बिहार की और एक पर्टिकुलर जिले की बात नहीं है नाविका जी। 10 से ज्यादा राज्य ऐसे बिहार में है, आप डेटा देख लीजिए, 10 से ज्यादा राज्य ऐसे हैं जहां पर आधार सेचुरेशन पॉपुलेशन से ज्यादा है। खैर, आपका जवाब मैंने उस पर दे दिया। दूसरा जवाब, आप बार बार कह रही थी कि सूत्रों के हवाले से
आ रहा है कि बीएलओ जो है आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हाँ बांग्लादेशी रोहिंग्या ये आ गए। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसी गवर्नमेंट ने कहा था कि 2014 के पहले अदर देन मुसलमान जो भी हमारे पड़ोसी मुल्क से आए हैं उन सबको सिटीजनशिप मिलेगा। तो क्या कर रही है इस पे इलेक्शन कमीशन का, क्या स्टैंड है इस पर? क्या उनको इलेक्टोरल रोल में डाल रही है या उनको सूत्रों के हवाले से बता रही घुसपैठी आगे? तो सरकार का इलेक्शन कमीशन तो सरकार पे सवाल उठा रही, क्योंकि सरकार ने ही यह लॉ पास किया था कि इनको सिटीजनशिप मिलेगा और इलेक्शन कमीशन कह रही घुसपैठी आ गए। तो ये हमारे सवाल है। 35 लाख लोग जो आप कह रही हैं कि बोगस वोटर हैं, हटने चाहिए, ये कह रहे हैं 2024 में आपने समरी रिवीजन किया था। समरी रिवीजन में आपको यह नहीं मालूम था कि ये लोग मर चुके हैं, ये लोग परमानेंटली माइग्रेट कर चुके हैं, या ये लोग डुप्लीकेट वोटर अभी 2024 में किया था, ज्यादा समय नहीं हुआ है। तो क्या ये 35 लाख वोटर्स वोट किए थे या नहीं किए थे? ये तो फिर जो पुराने इलेक्शन हुए उस पर सवाल खड़े होंगे। आज नाविका जी हालात ऐसी आ गई है कि इलेक्शन कमीशन भी सिर्फ और सिर्फ इस बात पे टिका है कि कैसे 100% हम फॉर्म फिल करके कोर्ट में अपने आप को डिफेंड कर सके। बस यही उनका पॉइंट बचा हुआ है। 88% फॉर्म भरा गया कह रहे हैं, लेकिन क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या प्रेस रिलीज करके या सूत्रों के हवाले से इलेक्शन कमीशन बता दे कि इसमें से कितने % ऐसे हैं जिनके 11 में से एक भी डॉक्यूमेंट सबमिटेड है और कितने ऐसे हैं जिनके एक भी डॉक्यूमेंट सबमिटेड नहीं है, इवन फोटोज भी नहीं लगा, सिग्नेचर भी नहीं लगा। इलेक्शन कमीशन तो ये कहता था बीएलओ घर घर जाएंगे और फॉर्म भरवाएंगे। एक भी गांव में बीएलओ किसी के घर नहीं जा रहा, एक पेड़ के नीचे बैठ जा रहा है, पूरे गांव वालों को बुला रहा है, खुद ही फॉर्म भर दे रहा है, खुद ही साइन कर दे रहा है। डॉक्यूमेंट है तो दो, नहीं है तो ना, तो सब कुछ चलेगा। तो पूरी तो फिर डर किस बात का? डॉक्यूमेंट है तो दो, नहीं है तो मत दो, सब कुछ चलेगा, तो फिर डर किस बात का? और आप सीए की बात कर रहे हैं, सीए में तो मुसलमानों का कोई क्वेश्चन ही नहीं था। वो तो जो माइनॉरिटीज हमारे आसपास के देश में है, वो माइनॉरिटीज तो हिंदू हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, क्योंकि ये तो मुस्लिम देश है। लेकिन राधिका खेड़ा जी, ये इतना बात का बतंगड़ क्यों है? डर किस बात का है? मेरी समझ में नहीं आ रहा, प्लीज समझा दीजिए। सभी को नमस्कार। नाविका जी, सर का मतलब चाहे इलेक्शन कमीशन हो, देश की जनता हो, आप और हम हो, सबके लिए मतलब है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। लेकिन आरजेडी, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लिए इसका मतलब रह गया स्कैर्ड, इनसिक्योर्ड एंड रैटल्ड। घुसपैठियों के वोट बैंक वालों की हालत इतनी खराब है कि नाम कटने का डर ऐसा है कि सर सुनते ही इनका कलेजा कांप जाता है। जिनकी पूरी सियासत, पूरा करियर स्कैम, घुसपैठ और बोगस वोट पर टिका था, उनके लिए सर सुनते ही सब इल्लीगल रिवील्ड हो जाता है। अब घबराहट सिर्फ फॉर्म की नहीं है, फॉर्म से ज्यादा फॉर्म्यूला की है। जब भारत की जो वोटर लिस्ट में बोगस, घुसपैठी और फर्जी नाम हटाने की कानूनी प्रक्रिया शुरू होती है, तो सबसे ज्यादा तड़प और चीख कहां से आ रही है? आरजेडी से आ रही है, सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी से आ रही है और इंडिया अलायंस के इनके कुछ साथियों से, जिन लोगों ने लगातार फर्जी वोटों को सत्ता का रास्ता अपनाया था। अब बिहार में इसी सर के तहत 6.6 करोड़, अरे बीच में मत बोलिए आपको, नाविका जी ये वहां पे स्टूडियो में बैठे हैं, इसका जैसे ही असलियत आती है बीच में बोलते हैं। आई एम सॉरी, दिस इज नॉट द वे। बिहार में सर के तहत, अच्छा वो अपना जवाब देने आप ही के पास आऊंगी। बिहार में सर के तहत करीबन 6.6 करोड़ से ज्यादा मतदाता को एन्यूमरेशन फॉर्म जमा किया जा चुका है, जिसमें से करीब 1.6% मृत पाए गए हैं, 2.2% स्थायी रूप से शिफ्ट हो चुके हैं एंड करीबन 1% डुप्लीकेट पाए गए हैं अभी तक, और 88% के रिकॉर्ड क्लीन हो चुके हैं। बाकी लोगों के ये जो डेटा आ रहा है वो उसकी डेटा की ऑथेंटिसिटी क्या है, कितने फॉर्म सबमिट किए गए, कितने लोगों ने अगर आप मेरे बीच में बोलेंगे ना, मैं लगातार आपके बीच में बोलूंगी और मैं बोलने नहीं दूंगी। नहीं, आप जो डेटा दे रहे हैं उसके ऑथेंटिसिटी के बारे में पूछ रहा हूं। ये जो डेटा है, ये इलेक्शन कमीशन रोज प्रेस रिलीज देता है और उसमें ये आंकड़े होते हैं। लेकिन आप इतना रैटल क्यों हो रहे हैं? ये ऑफिशियल डेटा आप चाहें तो वेबसाइट में जाएं, आपको भी मिल जाएगा। खत्म तो करने दीजिए। शुरुआत में कह दिया था आर फॉर रैटल्ड है सर में। आर जो है वो कांग्रेस और उनके प्रवक्ता राहुल गांधी और उनके पपीज के लिए ही है, आर फॉर रैटल्ड। अब सवाल ये है कि जब इतनी पारदर्शिता सिस्टम में हो रही है तो इनको खटक क्यों रही है? क्यों आरजेडी जैसे दल, कांग्रेस जैसे इनके प्रवक्ता सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस प्रक्रिया को रोकने की मांग करते हैं? तेजस्वी यादव तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके किस तरीके के शब्द इस्तेमाल करते हैं, चुनाव आयोग को गालियां देते हैं, ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं जो एक सभ्य समाज से आया हुआ इंसान आपके शो पे नहीं बोलेगा। अभिषेक मनु सिंघवी, कांग्रेस के राज्यसभा नेता और साथ ही में उनके वकील, जाके कोर्ट में कहते हैं
कि फॉर्म भरवाने का संविधान के विरोध है। संविधान का मतलब भी पता है कांग्रेस पार्टी को, जिन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई थी इमरजेंसी के समय। डर इनको इस बात का है कि चाहे बिहार हो, बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, सब जगह इनके बोगस होने वाली है। एक मिनट राधिका खेड़ा जी, मैं एक चीज की क्लैरिफिकेशन चाहती हूँ। आपने पपीज कहा, राहुल गांधी एंड हिज पपीज, मैंने ये सुना। मैंने तो कहा था, नहीं मैंने तो कहा था पप्पू एंड हिज पपीज। अब पप्पू किसको समझना चाहते हैं इनकी मर्जी है। अभी मैं तो भाषा की बात कर रही थी, अगर ये मानते हैं अभी ये भाषा की बात कर रही थी। ऑब्जेक्शनेबल लैंग्वेज फॉर फेलो पॉलिटिशियंस है। मैं और वो भी तब जब खुद कुछ समय पहले कांग्रेस में थी। भाषा, और अगर हम तेजस्वी जी की भाषा पर ऑब्जेक्ट कर रहे हैं तो ये भाषा भी शोभा नहीं देती। और मैं इसे एक्सपेंड कर रही हूँ, और मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। इस तरह की भाषा किसी के लिए नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए। लेकिन सवाल वापस घूम फिर कर इस पर आता है अश्विनी जी कि दिक्कत किस बात की है। दिक्कत इस बात की है कि ये जो मृत लोग हैं 1.6%, 2.2 जो बाहर चले जा चुके हैं बिहार से, या 0.73% जो डुप्लीकेट नाम है, क्या इन्हें नहीं ठीक होना चाहिए? मैं पूछना चाह रही हूं। ये तो 4.5% यही है, अभी तक इसमें फॉरेनर तो आए नहीं, तो इसमें दिक्कत क्या है? नाविका जी, जो 1933 में जर्मनी में हिटलर ने किया था, आज वही हिंदुस्तान में हो रहा था। हिटलर ने अपनी नाजी रिजीम स्टार्ट करने से पहले लोगों के वोटिंग राइट्स छीने थे। सबसे पहली स्टेप होती है डेमोक्रेसी को खत्म करने की, डेमोक्रेसी की हत्या करने की, कि लोगों को मताधिकार छीन लिया जाए। 2003 में जब SIR हुआ था तो फिर क्या तब भी हिटलर का राज था? नाविका जी, मैं वोटिंग राइट्स चले गए, जवाब दूंगा। आपने मुझे बहुत टाइम बाद समय दिया, मुझे बोलने दीजिए। जो 1933 में हिटलर ने शुरू किया था, आज वही 2025 में ये भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट कर रही है। ECI जैसी संस्था, इलेक्शन कमीशन जैसी संस्था जो सपोज टू बी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए थी, आज वो कठपुतली बनकर रह गई है सरकार के हाथों में। और जो अभी आप यहां पर चर्चा हो रही थी कि इलेक्शन कमीशन जो है नागरिकता की जांच नहीं कर रहा था। लास्ट टाइम जो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था उसमें यही लिखा था कि कोई भी भारत का नागरिक 18 साल से ऊपर का है तो उसको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कौन होता है वोट देने का अधिकार छीनने वाला? अगर वो नागरिकता की जांच नहीं कर रहा, अगर कोई 18 साल से ऊपर का व्यक्ति है और उसको वोट देने का अधिकार छीन लिया गया, तो आप बोलते हैं उसकी नागरिकता नहीं गई क्या? अगर नहीं गई तो ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा एक उपहास होगा कि एक लोकतंत्र का आदमी जिसका नागरिकता होते हुए वोट देने का अधिकार ना मिले, और ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ भी है। रही बात बिहार में वोटर्स की, इलीगल माइग्रेंट्स की, जिस हिसाब के प्रेडिक्शंस आ रहे हैं नाविका जी, एंड हमने देखा कि BLO वहां पर किस तरीके से घूस लेकर के भी लोगों के नाम काट छांट रहे हैं, इस टाइप की घटनाएं भी आ रही हैं। अगर एक व्यक्ति का भी वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाए जो देश का नागरिक है, तो यही देश के लिए कलंक की बात है। और आप तो यहाँ पर 10 से 15% लोग तो इसी बात की है, दिक्कत तो इसी बात की है कि यही तो जानना है कि भारत का नागरिक है या नहीं है। भारत का नागरिक है तो वो बिल्कुल वोट करेगा, और भारत का नागरिक नहीं है तो वो वोट क्यों करेगा, कैसे करेगा, इस पर ही तो सवाल है। नाविका जी, पहले ये डिसाइड कर लें। हम बार बार ये बात को घुमा रहे हैं। एक तरफ हम बोल रहे हैं इलेक्शन कमीशन जो है नागरिकता की जांच नहीं कर रहा, सिर्फ वोट के अधिकार की जांच कर रहा है, और फिर दूसरी तरफ हम बोलते हैं कि हम ये जांच कर रहे हैं कि नागरिक है कि नहीं है। पहले एक चीज पे भारतीय जनता पार्टी और आप एग्री कर जाओ कि हम किस चीज की जांच कर रहे हैं, वोट के अधिकार की जांच कर रहे हैं, नागरिकता के जांच के अधिकार की बात कर रहे हैं। मेरे हिसाब से इसमें कोई दो राय नहीं है। रही बात आपने 2003 का एग्जांपल दिया था, मुझे उस पर बोलने दीजिए। आपने सवाल उठाया है तो मेरे हिसाब से वोटर कार्ड वो बनाएंगे, बाकी पासपोर्ट वगैरह उनके दायरे में नहीं है। लेकिन राधिका खेड़ा जी, ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? नाविका जी, यहाँ पे हिटलर की बात हो रही है। मुझे लगता है हिटलर को देखने की जगह इनको मिरर में अपनी परछाई देखनी चाहिए, क्योंकि हिटलर की तरह इमरजेंसी देश में लगाने वाली इन्हीं की नेता इंदिरा गांधी जी थी। तो इनको तो यहाँ पे आके हिटलर और लोकतंत्र और कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें इन लोगों ने लगातार अमेंडमेंट्स करे, उनकी बात ना करें। भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, उनके नेतृत्व में प्रतिबद्ध है ये इंश्योर करने के लिए कि हमारे देश के हर नागरिक को। देखिए नाविका जी, फिर मैं इनको कुछ बोलूंगी तो इनको तकलीफ होगी। आपने सवाल उठाया तो जवाब तो सुनिए। नहीं तो जवाब देना क्या है, मोनोलॉग क्या है? हमारे आप तय करेंगे कि वो क्या जवाब देंगी। ये रेगुलरली बीच में बोलते हैं, फिर इनको कुछ बोला जाता है, इनको भी नहीं बोला जाता, किसी के लिए रैंडमली बोलो, ये पर्सनली ले लेंगे, फिर आपको शिकायत लगाएंगे और बीच में लगातार बोलेंगे। इनको याद रखने की बात। अश्विनी जी शांति। राधिका खेड़ा जी जवाब। आपके शो पे
पे बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह दूं, ये बैकडोर एनआरसी नहीं है, ये फ्रंट लाइन क्लीनिंग है जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे संविधान की गरिमा से चलाई जा रही है। और लोकतंत्र में जिस तरीके की घुसपैठ इन्होंने करी थी, और हम कैसे भूल सकते हैं झारखंड का चुनाव कुछ समय पहले ही हुआ था नाविका जी, उसमें इनके जनरल सेक्रेटरी, कांग्रेस पार्टी में 8 या 9 जनरल सेक्रेटरी होते हैं जो मेन इनके सो कॉल्ड हेड्स होते हैं और सब कुछ डिसीजन सीडब्ल्यूसी में वही लेते हैं। उसमें गुलाम अहमद मीर साहब जो झारखंड के प्रभारी है, उन्होंने क्या कहा था, जितने भी रोहिंग्या हैं जो हमें वोट देंगे उनको भी 300 रुपए का सिलेंडर मिलेगा। रोहिंग्या क्यों वोट देंगे, रोहिंग्या को क्यों भारत के नागरिकों के पैसे में से 300 रुपए का सिलेंडर मिलेगा? क्योंकि इनका वोट बैंक वो है। अगर ये हम हटा देंगे घुसपैठियों को, रोहिंग्या को, तो इनको तकलीफ होने लग जाएगी। फिर इनको इन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा था दिल्ली के चुनाव में इनके नेताओं ने भी बोला था कि रोहिंग्या को मकान देंगे। दूसरी बात, दिल्ली के चुनाव में इनके नेताओं ने भी बोला था रोहिंग्या को मकान देंगे। किस मुंह से बात कर रहे हो? और बोल लो घुसपैठ हमने कराई, बीएसएफ सरकार तुम्हारी, बीएसएफ तुम्हारी, घुसपैठ हम करा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए तुमको जो बोल लो घुसपैठ हम करा रहे हैं। तुम्हारी सरकार 11 साल से क्या झक मरा रही है कि इतने घुसपैठी आ गए? अब नाविका जी ये कैसी बात, अरे कैसी बातें कर रहे हो आप कैसी बातें कर रहे हो? आप बोल रहे हो हम घुसपैठ करा रहे हैं 11 साल से, सरकार तुम्हारी, बीएसएफ तुम्हारा, बॉर्डर तुम्हारा, घुसपैठ हम करा रहे हैं। नाविका जी आप बोल रहे हो घुसपैठ हम करा रहे हो। तुम्हारा नेता दिल्ली चुनाव आके बोलता है कि हम सारे रोहिंग्याओं को यहाँ पर पक्का मकान बना के देंगे। अपने गले बात उठा के देखिए। अश्विनी जी राधिका खेड़ा को भी बोलने दीजिए, वो स्टूडियो में नहीं है, थोड़ा डिसएडवांटेज है। बोलिए राधिका जी। नाविका जी, मेरी सरकार के लिए इस तरीके के शब्द इस्तेमाल करना, वो भी नेशनल टेलीविजन में देश के नंबर 1 शो पे कि सरकार झक मार रही है, आई डोंट थिंक दिस इज द काइंड ऑफ लैंग्वेज। अगर इनको पप्पू के पप्पी प्लीज डोंट टीच मी द लैंग्वेज, प्लीज डोंट टीच मी द लैंग्वेज। आई डोंट नो कौन सी वॉशिंग मशीन आप कुछ टाइम पहले ढूंढ के आई है जो देश के लोगों के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रही है। इतना भी कहूंगी अश्विनी जी कि आप महिला से बात करें, तू तड़ाक ना हो तो बेहतर है। नहीं तू तड़ाक ना हो तो बेहतर है। हम सभ्यता से भी पेश आ सकते हैं, इस पर कोई जीएसटी नहीं है। सभ्यता से पेश आने में कोई जीएसटी नहीं लगती, आप बिल्कुल चिंता मत करें। लेकिन सवाल पब्लिक पूछ रही है, तो विवेक श्रीवास्तव जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। संजय मिश्रा भदोही उत्तर प्रदेश से पूछ रहे हैं घुसपैठियों का पता एसआईआर से हो या एनआरसी से हो, फर्क क्या पड़ता है? क्या एसआईआर से पता चलने पर घुसपैठिए को घुसपैठी नहीं कह सकते हम? और प्रदीप कुमार हैदराबाद से सवाल पूछ रहे हैं, देश के 2 राज्य बंगाल और बिहार में सबसे ज्यादा अवैध वोटर है, अगर उनको सत्यापन का माध्यम मिला है और उससे निकाला जाए तो बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का जीतना नामुमकिन है। क्या तभी इंडी गठबंधन में इतनी घबराहट है? जवाब दीजिए। नहीं, हमारी घबराहट इसलिए है कि आप संविधान को खत्म करेंगे, हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रयास करेंगे। आपके टारगेट पे कोई घुसपैठियां नहीं है, आपके टारगेट में माइनॉरिटीज, मुसलमान, दलित और ओबीसीज हैं जो आपके लिए वोट नहीं देते। यहां हिटलर की बात करी थी अश्विनी जी ने, मैं एलैबोरेट कर देता हूं। पहले वोटिंग राइट्स हटाए, उसके बाद वहां पे यहूदियों, ज्यूज के घर के बाहर क्रॉस लगाया, आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा घर किस माइनॉरिटी का है। यहां भी शुरुआत हो गई है कांवड़ यात्रा से, कौन सी दुकान किसकी है, कांटा लगाओ, वाराह की फोटो चिपकाओ। तो यहां भी आप उसी रास्ते पे चल रहे हैं। ये बैकडोर एनआरसी नहीं है, ये फ्रंट डोर एनआरसी है टू टेक अवे द राइट्स ऑफ द मुस्लिम्स एंड द माइनॉरिटीज। ये षड्यंत्र है और इसीलिए हम मुखालिफत करेंगे इसकी। क्यों जीते आप रिजाइन करिए ना एज द प्राइम मिनिस्टर। अगर गलत डेटा, गलत वोटर लिस्ट के साथ जीत के योग्य मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बने हैं, आप रिजाइन करिए, एग्जाम्पल सेट करिए। बोले गलत था वो सब कुछ, उसने बहुत से लोग मरे हुए थे, बहुत से तो घुसपैठिए थे, घुसपैठियों ने पता लगा इनको वोट दे दिया हो, कौन जानता है। और ये प्राइम मिनिस्टर तो यानी कि आप मान रहे हैं कि आपका जो वोट बैंक है मुसलमानों का है और वो सारे मुसलमान घुसपैठिए हैं। ये आपके शब्द है, मेरे शब्द नहीं है। लेकिन अनंत विजय, राधिका खेड़ा आ रही हूं, लेकिन अनंत विजय जी मैं आपसे पूछना चाहती हूं, इस लॉजिक में आपको कहीं लॉजिक नजर आ रहा है जो दिया जा रहा है यहाँ? लॉजिक तो बिल्कुल नहीं नजर आ रहा नाविका जी, सिर्फ रेटोरिक की बातें हो रही हैं। फासिज्म, हिटलर, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक। अरे इन लोगों को इतना भी पता नहीं है कि ये 52 से चल रहा है स्पेशल ये इंसेंटिव रिवीजन जो इलेक्टोरल रोल्स का चल रहा है। That was a different government with a different intention। अच्छा, आप लोगों की इंटेंशन भी देख लेते हैं। वहाँ हिंदू राष्ट्र का एजेंडा नहीं था तब अनंत विजय जी, इस सरकार का एजेंडा है हिंदू राष्ट्र का। तब एंटी माइनॉरिटी नहीं थे, आप मुसलमान के घोर विरोधी हो, सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाना चाहते हो। बोलने तो दीजिए भाई, तो ये अंदाजा लगाइए, तो मैं शांत था, नियत का फर्क बोलने का मैं शांत था।
आप बोल रहे थे मैं शांत था, थोड़ा तो ये परिचय मत दीजिए कि आप वामपंथी हैं और आज राजनीतिक विश्लेषक तो बहुत अच्छे लोग होते हैं सर। अरे भाई चुप रहिए ना, अपनी आप संस्कारों का परिचय राष्ट्रीय चैनल पे क्यों दे रहे हैं विवेक श्रीवास्तव जी? देना पड़ेगा ना सर, हम मुसलमानों के माइनॉरिटीज को बचाना चाहते हैं, बताना पड़ेगा। दलितों बैकवर्डों के साथ वामपंथी बताना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, मुझे अपनी बात कहने दीजिए, आप अपनी बात कहिए, मैं आपकी बात पे कुछ कही नहीं रहा। हिटलर मत बनिए, हिटलर मत बनिए, स्टालिन मत बनिए। आप स्टालिन और लेनिन के बारे में विवेक श्रीवास्तव के मुंह से सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि आज स्टालिन और लेनिन को वो हिटलर के बराबर मान रहे हैं। बिल्कुल नहीं। लेनिन और स्टालिन ने कितने लोगों का कत्लेआम किया, खैर छोड़ दीजिए उस बात को। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आज जो बिहार में हो रहा है वो नेशन वाइड इंटेंसिव इसका एक हिस्सा है, और आप इसको मानिए कि जो लोग मृत थे, आप लोग कैसी दलील दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए? क्या मृत लोग 2024 में उठ के आके वोट डाल रहे थे? अरे अगर आप ये अज्यूम करके मुझे कह रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या घुसपैठियों की थी, 30-35 लाख, तो उन वोटर्स के द्वारा दिए गए वोटों को आप कैसे, क्यों गिना आपने 2024 में? अभी आप लोग कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया है। इलेक्शन कमीशन को मंत्री किसने बनाया? इलेक्शन कमिश्नर को, इलेक्शन कमिश्नर को सांसद किस पार्टी ने बनाया? 2025 की बात करिए, किसने बनाया? 2025 की गलतियों को कवर करने के लिए, यानी कि पुराना इतिहास कोई मायने नहीं रखता। नहीं, नवीन चावला भूल गए आप, मनोहर सिंह गिल भूल गए आप, पर ऐसी नहीं थी कि दलितों, बैकवर्डों, यादवों और मुसलमानों को वोट कटवाए। नवीन चावला मुसलमानों, दलितों, यादवों और उन लोगों के वोट नहीं कटवाते थे कि बाई चांस आरजेडी ना जीत जाए, तेजस्वी ना आ जाए साहब, कहीं तेजस्वी मुख्यमंत्री बन गए तो क्या होगा? अरे भैया, नहीं करते थे। शाह कमीशन रिपोर्ट इमरजेंसी की पढ़ लीजिए, अगर नहीं पढ़ी है तो पता चल जाएगा क्या कौन कहां कितने पानी में था। लेकिन सवाल पब्लिक पूछ रही है तो पब्लिक के सवाल, महेंद्र हरित का कैथल हरियाणा से सवाल है, चुनाव आयोग अगर वोटर लिस्ट की जांच कर रहा है तो विपक्ष को दिक्कत क्यों होती है? क्या नेपाली, बांग्लादेशी, रोहिंग्या को भारत में वोट का अधिकार होना चाहिए? क्या ये संविधान में लिखा है? अशरफ अली अनूपपुर से सवाल पूछ रहे हैं, जब विपक्ष चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहा है तो उसका पक्ष लेने के लिए बीजेपी के नेता हमेशा आगे क्यों आ जाते हैं? राधिका खेड़ा, आप जवाब दे दीजिए। ये बात तो हम इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता नहीं है, लेकिन जब देश की सरकार पर लगातार मोदी जी पर ऐसे सवाल उठेंगे और यहाँ पे बैठे लेफ्ट के जो बची खुची लेफ्ट है उसके प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम मुस्लिम विरोधी है, तो भाई साहब दिल्ली के इलेक्शन अभी खत्म हुए हैं, मुस्तफाबाद जहाँ पे 70 to 75% मुस्लिम पॉपुलेशन है, वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीत के आए हैं। तो अगर हम मुसलमान विरोधी होते तो वहां से हम जीत के नहीं आते, 30% वोट से नहीं जीत सकते। थोड़ी कॉमन सेंस इस्तेमाल करें, बीच में काय मत करिए। मैं कुछ बोलूंगी तो फिर नाविका जी गलत बात है। जैसे ही मैं बात करने लगती हूँ इनको तकलीफ होती है। आर फॉर राइटेड इन सर बिल्कुल इनके लिए बना है। हमारी सरकार ने ना कभी इलेक्शन कमीशन को नवीन चावला के थ्रू नहीं दबाया है और ना हमने कोई भारतीय जनता पार्टी हिंदू विरोधी है। नाविका जी, इसको ब्रेकिंग लगाया जाए। भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में हारी है क्योंकि हिंदू विरोधी है। इनका राधिका जी का लॉजिक है, ये नेशनल स्पोक्स पर्सन है जो 6 महीने पहले पता नहीं कौन सा भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग पाउडर में धुली है और इनका बिल्कुल जो है एग्जाम्पल ही चेंज हो गया। भाई साहब, मैं जिस भी वॉशिंग पाउडर से धुली हूँ आपको तो कांग्रेस पार्टी में कोई जानता भी नहीं है, ना आप उनके प्रवक्ता है, तो आप चुप रहिए। मैं बोलूंगी आपकी एंट्री भी नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ राधिका जी, और मुझे कांग्रेस पार्टी में कोई जाने ना जाने इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं देश के लिए यहाँ पर देश की जनता के लिए खड़ा हूँ, देश की जनता के लिए खड़ा हूँ, देश के लिए खड़ा हूँ। आप जो लॉजिक दे रही है उस लॉजिक से भारतीय जनता पार्टी मुझे भी आपका लॉजिक नहीं समझ आ रहा, लेकिन मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब जो कह रहे हैं उस पर सवाल पूछना चाहती हूँ। और वारिस पठान, ये जो 35 लाख वोटरों की बात आई है वो इस बात से उठी है कि 1.6 यानी कि 1.5% लोग मृत हैं। अब इनको निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए, और इसमें क्या फर्क पड़ता है कि ये घुसपैठिए हैं या भारतीय हैं? मृत है ही नहीं, तो इनको निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए? मुझे हाँ और ना में जवाब दे दीजिए, क्योंकि मेरे 2-3 सवाल हैं।
देखिए नविका जी, हाँ और ना नहीं चलता, यहाँ पे बहुत सारी चीजें देखना पड़ता है। अरे आप ही की मृत कम्युनिटी लोगों के में क्या पत्रकार देखना पड़ता बिहार है? गए, वहां पर उन्होंने जाके पूरी तरह से वो इंक्वायरी जीवित की है, नहीं है, वहाँ पता उन्हें भी चला नहीं तो क्या निकालना पता चला, वही चाहिए सबको ताकि दिख रहा है। उनके नाम पर कोई और वोट डाला है। तो सिर्फ बिहार में ये या अहमदाबाद गुजरात के सब अंदर भी जगह है क्या? होगा मध्य ना, काहे प्रदेश में चिंता है, कर रहे हैं? महाराष्ट्र में कहाँ का है? खाली नहीं वही काहे है क्या? चिंता कर रहे हैं, सब जगह होने वाला है। तो नहीं, खाली एक ही जगह है क्या? 1.5% तो ये है। अच्छा, 2.2% वो हैं जो अब बिहार में नहीं रहते, शायद आपकी मुंबई में रहते हो, अब वो वहां भी वोट डालेंगे और बिहार में भी डालेंगे क्या? क्या ये सुप्रीम सही कोर्ट ने रहेगा? बोला था, एक मिनट, आपके पास नविका जी डेटा कहां से आया? इलेक्शन सुप्रीम कमीशन कोर्ट ने का बोला प्रेस था रिलीज लास्ट है, हियरिंग में कि मैं आप भी पढ़ती डेटा हूँ, आप पब्लिश पढ़ते कर नहीं है, सकते यही जब तक फर्क है। हियरिंग कंप्लीट नहीं हो। आप कहां से लेके आए? सुप्रीम कोर्ट ने डेटा कहां से, आपको बोला ना सुप्रीम कोर्ट ने कि आप डेटा भी नहीं रिलीज कर सकते, काउंटर एफिडेविट फाइल करने को इजाजत दिया है और 28 तारीख को हियरिंग होने वाली है। ये कहां से लेकर आ गए आप? तो रुकिए थोड़ा, मैं तो आपको बता रहा हूं कि जो लोग वहां पर गए थे, जिन पत्रकार ने पूरी इंक्वायरी लगाया, वो बता रहे हैं कि किस तरह से वहां पर धांधली चल रही है। अरे भैया, हमारा काम है खबर निकालना, खबर डालना, प्रेस रिलीज हमें आता है, उसके बाद आपको सार्वजनिक हो जाता है, मीडिया का ये काम है। आपको तो आपकी खबर भी नहीं मालूम। और मैं आपको बता देती हूँ इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, महागठबंधन में आरजेडी ने आपकी पार्टी को शामिल किया ही नहीं किया शामिल। और आप महागठबंधन को चिट्ठी लिख रहे थे तेजस्वी जी को, उन्होंने नहीं लिया, आपको नहीं लिया। अब ये खबर आपको कहां पता थी? मैंने बताई। वो आपको कैसे पता चला? नहीं पता। अख्तर उल इमान ने अभी कहा है, पता है, हमारा सोर्स है और हमारा सोर्स आप ही का एमएलए है। अख्तर भाई ने, अच्छा, आप हमारे एमएलए ने अगर बोला है तो मैं तो आपके चैनल पे बैठा हूं, मैं बता रही हूँ ना, मैं बता रही हूँ, खबरों का काम हम पर छोड़ दीजिए, आपसे बेहतर करते हैं। अरे नविका जी, कोई ले या नहीं ले कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़ेंगे, मगर फिर ये आपके चैनल पे आके बोलना नहीं चाहिए क्यों लड़े, डी टीम ए टीम उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो मैं नहीं कहती, वो महागठबंधन वाले लोग कहते हैं बी टीम ए टीम, मैं नहीं कहती कभी आपको। से कायदा मिलके लड़ेंगे, हमने दिया, अब नहीं लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो लड़ेंगे, भारी तादाद में लड़ेंगे। पिछली बार 5 जीते, इस बार आप देखना कितनी सीटों पर लड़ेंगे और काफी तादाद में लड़ेंगे। और तीसरा महाराष्ट्र पिछली बार भी आप लड़े थे, उसी पार्टी के हमारे पिछली बार भी आप लड़े थे, 5 के 5 कहां चले गए पता नहीं चला। छुमंतर वहां चले गए। कंचना जी, आपकी पार्टी में पिछली बार वाले आ गए थे, अब नए वाले आप ले नहीं रहे हो, महागठबंधन कर नहीं रहे हो, क्या है ये कौन सी दोस्ती है? नाविका जी, अभी आपने कहा कि सारे एमएलए हमारे साइड आ गए, तो उनके कौन से एमएलए बचे हैं जो आपको सूत्र बनकर खबर दे रहे हैं? चुनाव में आ जाए। एक सेकंड ना, सुन लीजिए, आप ले लोगे, आप वैसे ही खरीद लोगे। नाविका जी, उनके कौन सा एमएलए बचा है जो आपको सूत्रों के हवाले से खबर दे रहा है? तो क्या ऐसा बोल रही हैं आप? हमारे 4 एमएलए के ईमान को लोगों ने खरीद लिया। आप अभी खबर चलाई होंगी ब्रेकिंग न्यूज, लेकिन ये बात हम बहुत पहले बोल चुके थे। मनोज झा जी ने अभी बोल दिया था कि भाई पार्टी में हमें गठबंधन में ऐसे क्यों मजबूत करोगे, आप लड़कर भी नहीं मजबूत कर सकते हो। तो हमारी तरफ से खबर तो बहुत पहले से ब्रेकिंग हो चुकी थी, आपके पास लेट पहुंची होगी तो आपकी समस्या है, सूत्र आपके बहुत ढीले चल रहे हैं। और दूसरी बात, नहीं, एमएलए AIMIM का ढीला चल रहा था, उनका कमेंट अब आया है। झगड़ा इधर हो गया, झगड़ा इलेक्शन कमीशन का भूल गए, ये झगड़ा इधर हो गया। ये जो माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट कर रहे थे, वो माइनॉरिटी से ही लड़ाई हो गई। विवेक श्रीवास्तव, आप क्यों हंस रहे हैं? नहीं, आप क्यों हंस रहे हैं? बेगानी शादी में अब्दुल्ला नहीं भाई, अब सब साथ हैं और देखिएगा इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी आरजेडी के नेतृत्व में। AIMIM है ना? बातचीत अभी चल रही है, आपका सूत्र कमजोर है, बातचीत अभी भी चल रही है। कंचना जी ले नहीं रही है, कोई बात नहीं हो तो अभी बहुत टाइम है, अभी समय है उसमें। आप कहीं के हैं नहीं, हम भी है, हमें भी सीटें मिल रही हैं, हमने भी बात करी है तेजस्वी जी से, हम भी बिल्कुल समर्थन में आरजेडी जी। ये थिएटर ऑफ एब्सर्ड नहीं हो रहा है कि जो आना चाह रहा है उसे कोई ले नहीं रहा,
जो ले नहीं रहा उसके लिए पैरवी हो रही है यहां पर लाइव टेलीविजन में। इलेक्शन कमीशन सब भुला गए हैं और पब्लिक पूछ रही है। राजकमल जोशी अल्मोड़ा उत्तराखंड से पूछ रहे हैं, महाराष्ट्र चुनाव के बाद यही विपक्ष फर्जी वोट का मुद्दा उठा रहा था और अब बिहार में फर्जी वोट के खिलाफ कार्रवाई पर हल्ला मचा रहा है, क्या ये हार से पहले की बौखलाहट है? पुष्पक जोशी इंदौर से पूछ रहे हैं, इंडी गठबंधन और वारिस पठान जी से सवाल है कि एसआईआर के खर्चे में ही एनआरसी भी हो जाए तो हर्ज क्या है? हर्ज क्या है? सजेशन बुरा नहीं है। वारिस पठान जी ने अभी एक बहुत अच्छी बात की जो थोड़े शोरगुल में दब गए। उन्होंने कहा कि हमारे विधायकों को आरजेडी ने खरीद लिया, तो अब खरीद फरोख्त तो आप लोग आपस में कर रहे हो और हम पर क्यों आप लोग ये बताते हो? मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ आप लोगों से कि और दूसरी एक बात ये है वारिस पठान साहब की आपके नेता ने ये कहा, वारिस पठान साहब आपके नेता ने ये कहा कि सीमांचल में वोट काटे जा रहे हैं। स्पष्ट रूप से वो ये कहना चाह रहे हैं कि मुसलमानों के वोट काटे जा रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर आपको तेजस्वी यादव जी ने अपने गठबंधन में प्रैक्टिकल लाइफ नहीं समझा, 60% से ज्यादा मुसलमान सीमांचल में, इसलिए तो पूरे देश का पिछड़ा हुआ वर्ग है सर। वही तो डेवलपमेंट नहीं कर रहा है। वारिस पठान जी आपको तो तेजस्वी जी ने स्पेशल सीमांचल को यही तो इनकी मंशा है। नहीं समझा, आप तो इस पर मंथन करिए कि तेजस्वी जी ने आपको बिल्कुल। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये सवाल हमने पब्लिक से भी पूछ लिया, क्या आलोचना सिर्फ इस बात से है कि बोगस वोटरों में छटनी हो जाएगी तो जीत थोड़ी संदिग्ध हो जाएगी? सैंपल साइज 20,000 लोग, हाँ कहने वाले 86% लोग, नहीं कहने वाले 12%, कोई व्यू नहीं है जिनका वो है 2%। लेकिन आज दर्शकों मैं आपको बताना चाहती हूं, इन्हें महाराष्ट्र में चाहिए रिवीजन, बिहार में नहीं चाहिए। ये वही ईवीएम वाली थियोरी है। तेलंगाना में ईवीएम चलते हैं, वहां कांग्रेस की सरकार बन जाती है। हिमाचल में ईवीएम चलती है, वहां कांग्रेस की सरकार बन जाती है। झारखंड में बन जाती है, कर्नाटक में बन जाती है, वहां ईवीएम बिल्कुल दुरुस्त। बाकी जगह जहां बीजेपी जीतती है वहां ईवीएम में गड़बड़। वैसे ही अब ये वोटर रिवीजन हो गया है और महाराष्ट्र में चाहिए, बिहार में नहीं। ये इस पूरी दिक्कत का, मर्ज का इलाज क्या है? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है।